अच्छा, अभी हम आगे देखते हैं। देखिए, ये हमने एक फंक्शन डिक्लेयर कर लिया और ये फंक्शन सिंपल था। आपने इसका नाम मल्टीप्लाई चूज़ किया था, इसको दो वैल्यूज़ पास होनी थी। दोनों के लिए आपने सेपरेट स्टोरेजेस बना लिए। पहली वैल्यू किधर जाएगी, num1 स्टोरेज में जाएगी, और दूसरी वैल्यू किधर जाएगी, num2 स्टोरेज में जाएगी। ना सिर्फ आपको यहाँ पे स्टोरेज का नाम लिखना है जो आप जिसके अंदर आप वैल्यू रिसीव कर रहे होंगे, बल्कि स्टोरेज की डेटा टाइप भी लिखनी है। दोनों जो हमारी स्टोरेजेस थी num1 और num2, वो किस किस्म की वैल्यूज़ एक्सपेक्ट कर रही हैं कि वो रिसीव करेंगे, इंटीजर वैल्यूज़। इसलिए जब भी आप इस फंक्शन को मेन कोड से कॉल करेंगे, मेक श्योर कि आप जो दो वैल्यूज़ इसको भेज रहे होंगे, वो दोनों की दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो इंटीजर वैल्यूज़ होनी चाहिए। ओके। और फंक्शन की ख़ास बात क्या होती है, फंक्शन की ख़ास बात ये होती है कि आपको फंक्शन की जो हेडर लाइन, ये जो टॉप लाइन होती है, इसमें ये ज़रूर बताना होता है कि किस किस्म की वैल्यू ये फंक्शन कैलकुलेट करके रिटर्न करेगा। तो हमने ये बता दिया कि इवेंचुअली ये फंक्शन आपको एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। रिटर्न करने से मतलब क्या है, ये मेन कोड में वापस वो वैल्यू भेजेगा। इसको कॉल भी तो हम मेन कोड से ही कर रहे हैं ना, और ये मेन कोड के अंदर जो है ये उस वैल्यू को रिटर्न कर देगा। ओके। अभी मैं जब आगे आपको इसको इस्तेमाल करता हूँ ना, आपको इसका यूज़ केस वगैरह देख के आपको इसकी समझ आ जाएगी कि रिटर्न का क्या मतलब है। ओके, ऑलराइट। अब देखिए, सिर्फ एक वेरिएशन में छोटी सी आपको दिखा दूँ कि इस फंक्शन को मैं डिफरेंटली भी लिख सकता था। पैरामीटर सारे मैं यही यूज़ करूँगा, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन एग्जांपल। और मैं दोनों को ज़रा डिफ्रेंशिएट कर लूँ। इस फंक्शन का नाम जो है मल्टीप्लाई है, और ये जो मैं बाद में बना रहा हूँ इसका नाम है मल्टीप्लाई 1 रख लेता हूँ, ताकि दोनों में हम डिस्टिंग्विश कर सकें ये दोनों फंक्शंस एक दूसरे से डिफरेंट है। ओके, या मैं इसका नाम 9 रख देता हूँ ताकि आप ज़रा देखने में आपको कन्फ्यूजन ना हो, राइट। तो एक फंक्शन हमारा उसका आइडेंटिफायर मल्टीप्लाई है, और दूसरा फंक्शन जो मैंने बनाया उसका नाम मल्टीप्लाई 99 है। अच्छा, अब याद रखिएगा, एक तो ये बात है कि दोनों फंक्शंस के नाम नहीं मैच करने चाहिए, एक जैसा नाम नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने इसका नाम मल्टीप्लाई 99 रख दिया। ओके। अब यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं इसको बिल्कुल डिफरेंटली भी कर सकता था। मैं ये वाली लाइन ही ना लिखता, ये जो यहाँ पे ये दरमियान में बॉडी में इसकी कोड लिखा हुआ है ना फंक्शन की, ये सारा मैं चेंज कर देता हूँ। मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक रिटर्न स्टेटमेंट डालता कि मैं क्या रिटर्न करना चाह रहा हूँ, स्टोरेज 1 में पड़ी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय स्टोरेज num2 में पड़ी वैल्यू। तो इन दो स्टोरेजेस के अंदर पड़ी वैल्यू को मैंने मल्टीप्लाई किया। उनको अगर आप ऊपर देखेंगे तो मल्टीप्लाई करके मैं पहले क्या कर रहा था, एक स्टोरेज के अंदर जिसका नाम रिजल्ट था उसके अंदर स्टोर करवा रहा था, राइट। ओके, प्लीज। ओके, एक सेकेंड बच्चों। अच्छा, तो फंक्शन आपने खुद डिफाइन करना होता है बच्चों। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, फॉर एग्जांपल अगर ये वाला था, ये जो मैंने फंक्शन लिखा तो इसका एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको लिखा आएगा राइट अ फंक्शन दैट टेक्स टू पैरामीटर्स या टू पैरामीटर्स that are of integer data type and returns their multiplication value। इस तरह का कुछ क्वेश्चन आएगा। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन आएगा और ये क्वेश्चन आपको डिफाइन कर रहा है कि आपने करना क्या है। ठीक है, अब जब आप एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसमें की चीज़ें क्या हैं, एग्जामिनर क्या देखेगा, वो देखेगा कि आपने अपने फंक्शन का नाम क्या जो क्वेश्चन में सेंस मिल रही है उससे रिलेटेड रखा है। देखिए, इस फंक्शन का नाम मैं एक्स भी तो रख सकता था, कंप्यूटर को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर कोड पढ़ने वाले को फ़र्क पड़ेगा। तो इसका नाम एक्स नहीं होना चाहिए, इसका नाम क्या होना चाहिए, कॉमन सेंस यूज़ करते हुए ये क्वेश्चन किस किस्म, ये फंक्शन किस किस्म का काम कर रहा है वैसा आइडेंटिफायर होना चाहिए। ओके, अब फिर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको दो पैरामीटर्स होने चाहिए थे, तो हमने इसको दो पैरामीटर्स दे दिए हैं। क्वेश्चन स्पेसिफिकली कहा है कि दोनों पैरामीटर्स की डेटा टाइप क्या होनी चाहिए थी, इंटीजर होनी चाहिए थी। तो हमने num1 जो हमारी स्टोरेज है उसका भी डेटा टाइप इंटीजर रख दिया, और जो num2 स्टोरेज है उसकी भी डेटा टाइप इंटीजर रख दिया।
और ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है ना, ये बताना ज़रूरी होता है। ऑलराइट, अब देखिए ये दोनों फंक्शंस जो हैं ये मैंने आपको लिख के दे दिए। अब इनका मेन कोड लिखते हैं। शायद मैं मेन कोड लिखूँगा ना तो जो एक सेकंड, मैं ये ज़रा क्वेश्चन शाहिर वाला पढ़ना चाह रहा था जो उसने लिखा हुआ है कि सर प्लीज़ एक्सप्लेन द रिटर्न फीचर अ बिट मोर बिकॉज व्हाट आई एम कंफ्यूज्ड इन इज दैट द प्रोसीजर मेन में भी आई कैन डू दिस। हाँ बिल्कुल, आप प्रोसीजर मेन में भी आप ये काम कर सकते हैं। देखिए मैं आपको अभी इसकी यूज़ बताता हूँ कि आप प्रोसीजर लिखते ही क्यों हैं, राइट। अभी देख लेते हैं, ये मैं मेन कोड लिखने लगा, राइट। आप और मेन कोड के अंदर अब हम क्या करेंगे, हम डिक्लेयर करेंगे दो वेरिएबल्स, एक का नाम हम लेट से एक्स रख लेते हैं, एक का नाम वाई रख लेते हैं। वैसे से बेहतर नाम होने चाहिए, हमेशा मीनिंगफुल नाम होने चाहिए। दोनों इंटीजर्स हैं, दोनों क्या है, इंटीजर है। अच्छा अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, मैंने इनपुट करवाया x, मैंने इनपुट करवाया y। दोनों स्टोरेजेस में यूज़र ने वैल्यू इनपुट कर दिया, x में भी और y में भी। अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या मैं मल्टीप्लाई वाला कॉल कर लूँ या मैं मल्टीप्लाई 99 वाला कॉल कर लूँ, या मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे एक लूप लगा लेता हूँ फॉर i इज़ इक्वल टू 1 to 5, ओके। और इनपुट x की इंडेंटेशन ज़रूरी है, मैंने आगे करके लिखा हुआ है कोड, प्लीज़ इसको फॉलो कीजिएगा एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल और बना लेता हूँ जिसका नाम मैं क्या रखूँ, जिसका नाम मैं माई रिज़ल्ट रख देता हूँ। क्या रख लेता हूँ, माई रिज़ल्ट रख लेता हूँ, ओके। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क क्या आएगा, आपको एक वैल्यू रिटर्न हो रही है और वो रिटर्न कौन कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। मल्टीप्लाई वाला फंक्शन आपको एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। वो जो वैल्यू रिटर्न हो रही है, चूँकि वैल्यू वापस आ रही है, तो वो वैल्यू आके किसी स्टोरेज में सेव होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये लिखूँ कि मैं कौन से फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई लिखूँगा। फंक्शन का नाम मल्टीप्लाई था और इसको मैं कौन सी दो वैल्यूज़ पास कर रहा हूँ, x और y पास कर रहा हूँ। याद रहे मैंने आपको यही बताया था कि आपने जो फंक्शन डिफाइन किया है उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, वो उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। बच्चों ऐसा करते हैं कि जब मैं एक्सप्लेन कर लूँ तो उसके बाद आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप ये ज़रा इसका मेन कोड का फ्लो एक दफ़ा सुन ले, हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप पूछना चाह रहे हैं वो एड्रेस हो जाए। जब मैं ये एक्सप्लेन कर लूँगा उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा क्वेश्चन पूछने का। अच्छा देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई मैंने अपने फंक्शन को कॉल किया और ये थोड़ा सा डिफरेंट है बच्चों, ठीक है। डिफरेंट किस सेंस में है और किस चीज़ से डिफरेंट है, प्रोसीजर से डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक प्रोसीजर अगर बनाया होता जो कि हमने कल डिस्कस किया था, जिसका नाम ग्रीटिंग्स होता, क्या होता, ग्रीटिंग्स होता। इसका कोई पैरामीटर नहीं होता, ये सिर्फ आउटपुट करता वेलकम टू 2210 प्रोग्रामिंग, ओके। सिंपल सा एक मैंने ग्रीटिंग्स का प्रोसीजर बनाया है, उसको कोई हम पैरामीटर नहीं पास करें। अब दोनों में फ़र्क क्या होगा, देखिए दोनों में जो फ़र्क है, एक फ़र्क तो आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, जहाँ पे मैंने इसको डिफ़ाइन किया है वहाँ पे कोई साथ में रिटर्न की स्टेटमेंट नहीं है, कोई रिटर्न की स्टेटमेंट नहीं है। फंक्शन आप जब भी डिफ़ाइन करेंगे उसके साथ एक रिटर्न की स्टेटमेंट आएगी। और याद रखिएगा यहाँ पे रिटर्न नहीं लिखा हुआ, रिटर्न्स का कीवर्ड यूज़ किया हुआ है। तो ये हेडर के अंदर रिटर्न्स का कीवर्ड आएगा और जो वैल्यू आपने इवेंचुअली रिटर्न करनी होगी, जैसे यहाँ पे हम दो स्टोरेजेस में पड़ी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके रिटर्न करें, तो यहाँ पे कौन सा कीवर्ड आएगा, रिटर्न आएगा। और ये मैंने ऐसे, अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये मैंने लोअर केस में क्यों लिखा है, तो आप इसको अपर केस में भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, राइट। और अगर आप इनिशियल कैपिटल रख लें और इस तरह भी लिख दें तो एग्जामिनर को इसमें आपके मार्क्स नहीं काटने चाहिए, राइट। वो जनरल लॉजिक के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा होता है, ओके।
और यहाँ पे अगर मैं कन्वेंशन फॉलो करूँ तो देखिए मैंने एक मिस्टेक कभी की है। मैंने आपको पहले बताया था कि आपकी बुक के मुताबिक ये पहला अल्फ़ाबेट जो है वेरिएबल का ये अपर केस होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे इसको भी हम अपर केस कर देते हैं, राइट। ओके, अच्छा, तो अब फ़र्क क्या है? देखिए, प्रोसीजर और फंक्शन में एक फ़र्क तो ये जहाँ पे मैंने डिफ़ाइन किया है यहाँ पे आपको फ़र्क नज़र आ रहा है ना। यहाँ पे इसके हेडर के अंदर ये रिटर्न्स का कीवर्ड है, ग्रीटिंग्स के हेडर में कोई कीवर्ड नहीं है इस तरह का रिटर्न्स का। उसके बाद फंक्शन की बॉडी के अंदर ये यहाँ पे ये बॉडी के अंदर भी हमें रिटर्न का कीवर्ड नज़र आ रहा है, जबकि इधर बॉडी के अंदर कहीं पे भी रिटर्न का कीवर्ड नहीं इस्तेमाल हो रहा। तो डेफिनेशन के अंदर भी जहाँ पे आप फंक्शन को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, प्रोसीजर को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, वहाँ पे भी विजिबल डिफरेंसेस है और मेन कोड में भी डिफरेंस है। और वो मेन कोड में डिफरेंस क्या है बच्चों? चूँकि मैंने ग्रीटिंग एक ही दफ़ा देनी है, राइट, तो इसलिए मैं उसको लूप के अंदर नहीं लिखूँगा। ये तो डिफरेंस नहीं है, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। मैं ग्रीटिंग्स वाला जो प्रोसीजर है इसको जो मैं कॉल प्लेस करना चाह रहा हूँ, ये लूप से बाहर क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ग्रीटिंग्स एक ही दफ़ा आनी चाहिए, राइट। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी लूप के अंदर लिख दूँगा, यहाँ पे अगर मैं कॉल ग्रीटिंग्स लिख दूँगा तो ये फिर 5 दफ़ा लूप चलेगी, 5 दफ़ा ये प्रोसीजर कॉल होगा। इसी वजह से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको मैं मेन कोड से इसको एक ही दफ़ा कॉल कर रहा हूँ। अच्छा, अब अगर आप मेन कोड को एनालाइज करेंगे ना बच्चों, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा डिफरेंस है, ओके। और वो डिफरेंस क्या है? जहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल किया है, मैंने वहाँ पे कॉल का लफ्ज़ नहीं लिखा है, राइट, कॉल का लफ्ज़ नहीं लिखा है। पर जहाँ से मैं प्रोसीजर को कॉल कर रहा हूँ वहाँ पे कौन सा लफ्ज़ आ रहा है? कॉल का लफ्ज़ नज़र आ रहा है। तो अगर एग्ज़ाम के अंदर आपको एक रैंडम सा कोड आ जाए, मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखा हो डिक्लेयर, या चलिए कोई भी डिक्लेरेशन नहीं है, सिर्फ कोड दिया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ कोड दिया हुआ है। और वो कोड क्या है? फॉर आई इज़ इक्वल टू 1 to 5, एक सेकेंड, ये कौन आया है? ओके, फॉर आई इज़ इक्वल टू 1 to 5, यहाँ से मैं अगर कॉल प्लेस करता हूँ कि नम 1 को वैल्यू कहाँ से आ रही है? गेट नंबर फ्रॉम यूज़र, राइट, इधर से एक वैल्यू आ रही है। नम 2 को कहाँ से वैल्यू आ रही है? गेट नंबर फ्रॉम यूज़र से आ रही है, राइट। अब आपको इमीडिएटली रियलाइज़ करना चाहिए, इस तरह की कोई कमांड तो हमने पढ़ी नहीं हुई है, तो जब आप इसको इस्तेमाल करें या ये कोई प्रोसीजर होगा या कोई फंक्शन होगा, राइट है। और उसके बाद आप यहाँ पे कॉल प्लेस करें डिस्प्ले मल्टीप्लिकेशन रिज़ल्ट, और इसको आप दो वैल्यूज़ पास करें, एक आप num1 पास करें और एक num2 पास करें। अच्छा, अब इस तरह का कोड अगर आपको मिल रहा है एग्ज़ाम के अंदर और आपको क्वेश्चन ये दिया हुआ है, राइट डाउन द नेम ऑफ एनी प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस you find in the code below, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे कोई हमें कोई डेफिनेशंस तो किसी भी उसकी नहीं दी हुई ना। आमतौर पे हम कोड खुद से डिफ़ाइन करते हैं, ये जैसे मैंने अभी आपको ऊपर करके दिखाया था, ये मैंने आपको ये सारी ये हमने खुद से लिखे हुए। ये एक फंक्शन हमने खुद से लिखा था तो हमने खुद से डिफ़ाइन किया था, ये दूसरा फंक्शन भी हमने खुद से लिखा था, खुद से डिफ़ाइन किया था, ये तीसरा फंक्शन भी हमने खुद से लिखा था, खुद से डिफ़ाइन किया था।
पर एग्ज़ाम में ये बने बनाए भी तो आ सकते हैं ना, एग्जामिनर ने हमें खुद ही से डिफाइंड फंक्शंस दिए हों, जिस तरह मैंने ये डिफ़ाइन किए हुए हैं, अज्यूम करें एग्ज़ाम में अगर ये डिफाइंड ही आपको लिखे हुए आ जाए, तो फिर तो हम बता सकते हैं कौन सा फंक्शन है, कौन सा प्रोसीजर है, क्योंकि हम ये कीवर्ड्स देख लेंगे, राइट। तो हमें पता चल जाएगा कौन सा फंक्शन है, कौन सा प्रोसीजर है, राइट। मगर अगर ऐसा सिनेरियो आ जाए जिसके अंदर सिर्फ हमें मेन कोड दिया हुआ है, ये हमारा मेन कोड है, और मेन कोड के अंदर से कॉल्स प्लेस हो रही हैं फंक्शंस को, प्रोसीजर्स को, तो आप क्या गेस कर सकते हैं बच्चों? राइट डाउन योर आंसर्स क्विकली इन द चैट बॉक्स सो दैट आई कैन सी कि आपके ख्याल से कौन कौन सा इसमें प्रोसीजर और कौन सा फंक्शन है सिनेरियो के अंदर। आपको क्या लग रहा है, कौन सा प्रोसीजर है, कौन सा फंक्शन है? Okay, and any functions? Okay, alright, I am assuming कि आप बाकी सब लोगों को भी समझ आ रही है कि there is only a few people answering back, so बाकी hopefully लोगों को भी समझ आ रही है। अच्छा, अब देखिए इसके अंदर जो है ना, सिर्फ दो, एक फंक्शन है, एक प्रोसीजर है। कितने फंक्शंस हैं? एक फंक्शन है, और वो फंक्शन का नाम क्या है? फंक्शन आइडेंटिफायर कौन सा है? फंक्शन का क्या नाम है? इस केस के अंदर फंक्शन का नाम है गेट नंबर फ्रॉम यूज़र। पहली दफ़ा इस फंक्शन को कॉल की गई है, इस फंक्शन ने कोई वैल्यू रिटर्न की है, वो किधर स्टोर हो गई है? हमारी स्टोरेज num1 के अंदर। दूसरी दफ़ा फिर से इसी फंक्शन को कॉल की गई है, ये सेपरेट कॉल है, दोबारा से प्लेस की गई है। दोबारा से इस फंक्शन के पास जाएंगे, इस फंक्शन के अंदर लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट होगा, वो वहाँ से एक वैल्यू रिटर्न करेगा, और वो वैल्यू किधर आ जाएगी? num2 में आ जाएगी। तो एक ही फंक्शन गेट नंबर फ्रॉम यूज़र दो बार कॉल हो रहा है, और फिर ये डिस्प्ले मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट, ये हमारा प्रोसीजर का जो आइडेंटिफायर है उसका नाम क्या है? डिस्प्ले मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट। ओके, तो एक सेकेंड बच्चों, जी, जहाँ से आप हमेशा ये मैंने आपको इसमें टिप दे दी है ना, कि जहाँ पे भी कॉल का लफ्ज़ होगा वो आप हमेशा प्रोसीजर को कॉल कर रहे होंगे, और जहाँ पे कॉल के बगैर आप कोई आइडेंटिफायर इस्तेमाल हो रहा है, राइट, वहाँ पे आप किसको एक फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे, राइट। और ये ऐसे भी हो सकता है, आपको इसके आगे ये इस तरह भी लिखा आ सकता है, एम्प्टी ब्रैकेट्स भी हो सकते हैं, बगैर ब्रैकेट्स के भी आपको लिखा नज़र आ सकता है। ओके, राइट, तो ऐसे हो सकता है। राइट, होपफुली आपको ये बात समझ आ गई। अब ये जो भी वैल्यू यूज़र इनपुट करेगा वो num1 को मिलेगी, जो भी वैल्यू यूज़र इनपुट करेगा वो num1 को मिलेगी। हमारा ये फंक्शन क्या कर रहा होगा? मोस्ट लाइकली अगर मैं इस फंक्शन को लिखना चाहूँ तो आपके ख्याल से क्या फंक्शन होगा? चलें इसको लिख लेते हैं। तो ये कुछ इस किस्म का फंक्शन होगा कि फंक्शन का नाम होगा गेट नंबर फ्रॉम यूज़र। ये कोई पैरामीटर नहीं ले रहा है, इसलिए इसके आगे हम रिटर्न्स का कीवर्ड यूज़ कर देते हैं, और ये रिटर्न कैसी वैल्यू कर रहा है? इंटीजर वैल्यू कर रहा है। और इसकी बॉडी में क्या होगा? एक हम स्टोरेज बनाते हैं, लोकल स्टोरेज बनाते हैं, जिसका नाम हम x रखते हैं, और उसकी डेटा टाइप इंटीजर होगी। हम इनपुट करवाएंगे यूज़र से स्टोरेज के अंदर, और फिर हम ये इस स्टोरेज में पड़ी वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। तो ये आपका फंक्शन बन जाएगा। हैव यू अंडरस्टूड बच्चों? हमें समझ आ गई, होपफुली हमें समझ आ गई है। तो ये फंक्शन कुछ इस किस्म का होगा, राइट। फंक्शन का कीवर्ड एंड फंक्शन का कीवर्ड होगा, और हम इस तरह इसको कॉल करेंगे। और अगर आपका प्रोसीजर आप देखें तो वो कुछ इस तरह से डिफाइंड होगा। सेंस तो यही बन रही है, दिस प्रोसीजर का नाम है
यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। डिस्प्ले मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट, ओके। और इसको दो वैल्यूज़ मिलेंगी। एक वैल्यू होगी, लेट्स से इसकी अपनी वैल्यूज़ रख लेते हैं कोई एक, इसको y दे देते हैं जो कि इंटीजर होगी, और एक इसको z दे देते हैं जो कि इंटीजर होगी। और फिर ये इसने चूँकि डिस्प्ले करना है, इसने कोई वैल्यू तो रिटर्न करनी नहीं है, इसका मतलब है आउटपुट यहीं पे होगी, राइट। तो ये क्या करेगा, लेट्स से ये यहाँ पे एक लोकल स्टोरेज बना लेता है रिज़ल्ट के नाम से, वो इंटीजर है, उसके अंदर रिज़ल्ट के अंदर वैल्यू स्टोर करवा लेते हैं। और वो वैल्यू कौन सी है, जो स्टोरेज y में आई है उसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं स्टोरेज z के साथ। तो हमारी ये जो दो वैल्यूज़ हमें पास हुई हैं, ये दोनों वैल्यूज़ हमने इनको मल्टीप्लाई किया और अपनी स्टोरेज रिज़ल्ट के अंदर सेव कर लिया, और उसके बाद हमने इसको आउटपुट कर दिया। क्योंकि इसका काम ही डिस्प्ले करना था, तो हमें फिर इसका मतलब है कि हमें इस स्टोरेज रिज़ल्ट में पड़ी वैल्यू को आउटपुट करना है, और एंड प्रोसीजर यहाँ पे कॉल कर दिया। ओके बच्चों, डू यू हैव क्वेश्चंस राइट नाउ? इफ़ यू हैव क्वेश्चंस यू कैन आस्क दोस क्वेश्चंस। Shahir is saying if this same thing was written in a procedure, then input x जो होता वो कॉपी पेस्ट होके मेन कोड में आ जाता इंस्टेड ऑफ एनी नंबर। एक तो शाहिर मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया, आप क्या पूछ रहे हैं? अच्छा, यहाँ पे अब मैं आपको थोड़ी सी एक सेंस और देना चाह रहा हूँ, और बल्कि वो सेंस देने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। देखिए, एग्ज़ामिनर क्या एक्सपेक्ट करता है, जो आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ना, 15 मार्क्स का, उसमें वो ये एक्सपेक्ट करता है कि आपने जितने फंक्शंस और जितने प्रोसीजर्स डिक्लेयर करने हैं वो शुरू में करने, वो शुरू में करने, ओके, ऑलराइट। और जो आपने मेन कोड लिखना है वो बाद में लिखना है। जैसे कि यहाँ पे ये शुरू में मैंने ये फंक्शंस लिखे हुए और प्रोसीजर्स लिखे हुए, ये वो हैं जो मैंने आगे मेन कोड में इस्तेमाल करने हैं। तो इनको पहले डिफ़ाइन करना है आपने, और उसके बाद आप मेन कोड अपना लिखें, और मेन कोड के अंदर आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने मेन कोड में वो ऊपर दिए हुए सारे फंक्शंस और प्रोसीजर्स इस्तेमाल किए हैं। ठीक होगी ये बात आपकी? अच्छा, अब देखिए, अगर मैं आपको ये कोड दिखाऊं, ये जो मेरे पास लिखा हुआ है, ये वाला कोड, मेन कोड जो लिखा हुआ है, और ये जो ऊपर मैंने फंक्शंस और प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं। अच्छा, चले मैं इनमें से भी एक ज़रा डिलीट कर देता हूँ, ताकि मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए। मैं एक ही स्क्रीन के अंदर आपको मेन कोड भी शो करना चाह रहा हूँ, और मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको ये सारा एक ही जगह पे नज़र आ जाए। अच्छा, अब अभी ये जो आपको यहाँ पे एक फंक्शन नज़र आ रहा है, एक प्रोसीजर नज़र आ रहा है, राइट। अब इसमें से एक क्वेश्चन ये बनता है, इनमें से लोकल वेरिएबल कौन सा है और ग्लोबल वेरिएबल कौन सा है? ठीक है, तो याद रखिएगा, जो भी स्टोरेज, जो भी वेरिएबल आप किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करेंगे या प्रोसीजर के अंदर डिक्लेयर करेंगे, वो लोकल होगी। सबसे पहला तो ये एनी स्टोरेज या एनी वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड फंक्शन और प्रोसीजर। अच्छा, मेरे पास जगह नहीं है लिखने की, पर आपको होपफुली समझ आ रही है। तो जो भी फंक्शन या जो भी स्टोरेज आप डिक्लेयर करेंगे किसी फंक्शन की बॉडी के अंदर या प्रोसीजर की बॉडी के अंदर, वो लोकल स्टोरेज होगी, तो उसको हम लोकल वेरिएबल कहेंगे, ओके। और जो आपने मेन कोड में डिक्लेयर की होगी यहाँ पे, ये कौन सी होगी? आपकी ग्लोबल वेरिएबल्स होंगी। मेन कोड में आपने कौन सा डिक्लेयर किया हुआ है? एक्स किया हुआ है, वो ग्लोबल वेरिएबल है। वाई ग्लोबल वेरिएबल है। माई रिजल्ट एक ग्लोबल वेरिएबल है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल, कि अगर मेरा कोड इस तरह होता कि
मैं यहाँ पे इस फंक्शन को ज़रा डिफरेंटली डिफाइन कर देता, इसको कोई पैरामीटर नहीं पास कर रहा, ओके। इसके अंदर मैं क्या करता, ठीक है, अगर आप देखेंगे मेन कोड में मैं x की इनपुट ले रहा हूँ, मेन कोड में मैं y की इनपुट ले रहा हूँ, राइट। और ये मेरे ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स का मतलब ये हुआ, ये कौन रीजॉइन करना, इस वक्त कौन ज्वाइन करना चाह रहा है, आई डोंट नो दिस इज ओके। देखिए इस वक्त जो हम ज्वाइन, इस वक्त जो मेरा, ये मेरे ग्लोबल वेरिएबल्स हैं x और y, इसका मतलब है इनको मैं मेन कोड में भी यूज़ कर सकता हूँ। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैंने पैरामीटर तो पास ही नहीं कराए, तो इस फंक्शन को कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा, तो क्या मैं हमारी स्टोरेज रिजल्ट में x मल्टीप्लाइड बाय y डायरेक्टली लिख सकता हूँ। ये मैंने यहाँ पे तो डिक्लेयर नहीं किए हुए, लोकली तो डिक्लेयर नहीं किए हुए, ना ये एज पैरामीटर पास हो रहे हैं, बट बिकॉज ये मैंने मेन कोड में डिक्लेयर किए हुए हैं, और मेन कोड में चूँकि मैंने डिक्लेयर किए हैं, ये मेरे ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स को मैं कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इसका मतलब है जब x के अंदर वैल्यू आएगी, जब y के अंदर वैल्यू आएगी, उसके बाद जब मैं मल्टीप्लाई का ये फंक्शन कॉल करूँगा, और याद रखिए अब की बार उसमें कोई पैरामीटर नहीं है, तो यहाँ पे भी मैं कोई पैरामीटर नहीं, इसलिए मैंने x और y यहाँ से रिमूव कर दिए, राइट। तो अब जब मैंने मल्टीप्लाई का फंक्शन कॉल किया है, तो CPU जाके ये मल्टीप्लाई फंक्शन के अंदर जो भी कोड लिखा है इसको एग्जीक्यूट कर देगा। जब CPU इसको एग्जीक्यूट करेगा, उसको नज़र आएगा एक लोकल स्टोरेज है, लोकल वेरिएबल है रिजल्ट के नाम से, और जो मेरा ग्लोबल वेरिएबल है x, उसकी वैल्यू उठाओ, वो चूँकि ग्लोबल है उसको यहाँ पे, यहाँ CPU उसकी वैल्यू आराम से उठा सकेगा क्योंकि वो ग्लोबल है, वो कहीं पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये y है, ये भी ग्लोबल है, ये भी हम प्रोसीजर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं इवन दो ये मेन कोड के अंदर डिक्लेयर्ड है। और फिर इस दोनों की मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट हमने किधर स्टोर किया है, इस स्टोरेज जिसका नाम रिजल्ट है उसके अंदर, और फिर हमने ये वैल्यू रिटर्न कर दी है, और वो वैल्यू किधर आ रही है, हमारी ग्लोबल स्टोरेज माय रिजल्ट के अंदर आके स्टोर हो रही है। ओके बच्चों, आपको होपफुली ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको लोकल और ग्लोबल का एक फ़र्क बता दूँ। ग्लोबल का तो हमें समझ आ गया, लोकल का देख लीजिए। ये रिज़ल्ट जो है ये एक लोकल वेरिएबल है। लोकल का मतलब ये है कि इसको सिर्फ हम फंक्शन की बॉडी के अंदर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये लिख दूँ आउटपुट रिज़ल्ट, तो ये यहाँ पे एरर आ जाएगी, बिकॉज रिज़ल्ट इज़ अ लोकल वेरिएबल, जो कि सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन जिसके अंदर उसको हमने डिक्लेयर किया है उसी के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है, यहाँ पे मेन में नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। होपफुली आपको ये डिफरेंस समझ आ गया बच्चों। हैव यू अंडरस्टूड? आई बिलीव वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम एज फार एज दिस इज कंसर्न्ड। आर वी? नो, वी स्टिल हैव 15 minutes to go. So you have any questions you can ask? Okay. हाँ, अच्छा अब आप ऐसा करें, आप दोबारा से बोलें, दोबारा से बोलें, बिकॉज वो मैंने आपका क्वेश्चन जो है ना वो वरना नहीं बच्चों को सुनाई दे रहा था, अब आप बोलेंगे तो उनको सुनाई देगा। बोले। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जो आपने कोड लिखा था गेट नंबर फ्रॉम यूज़र वाला, अच्छा उसमें जब आप प्रोसीजर के अंदर देंगे इनपुट x, ठीक जहाँ है। पे यूज़र ने नंबर इनपुट करना है, तो आप उसको जब मेन कोड में कॉल करेंगे तो वो इनपुट x मेन कोड में आउटपुट होगा, या इनपुट x का जो नंबर इनपुट किया होगा वो आउटपुट होगा मेन कोड के अंदर? दोबारा से यार पूछो मुझे, तुमने घुमा दिया है। सर देखें, आपने फंक्शन आपने जो कोड लिखा था गेट नंबर फ्रॉम यूज़र, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना? ठीक है, हाँ जी, यही वाला कोड, अच्छा ये दो ठीक, कोड। ठीक है। तो जो फंक्शन है उसमें
जो नंबर लिखा होगा वो मेन कोड में जाएगा, राइट? नहीं नहीं, एक सेकंड नहीं नहीं, देखिए ये एक लोकल वेरिएबल है, हाँ जी। ठीक है, इसके अंदर हमने एक इनपुट करवा दिया। ठीक है, अब इस फॉर एग्जांपल मैंने इनपुट किया अपना फ़ोन नंबर, ठीक है? ठीक है, अब वो जो स्टोरेज के अंदर पड़ी वैल्यू है वो रिटर्न होगी, वो वैल्यू जब आपने फॉर इसको एग्जांपल कॉल, मैंने अपना फ़ोन नंबर लिखा है तो मेरा फ़ोन नंबर यहाँ पे जाएगा रिटर्न हाँ होगा। ठीक है, आपने अपना फ़ोन नंबर इसके अंदर इनपुट किया था ना, लेट्स अज्यूम आपका फ़ोन ठीक नंबर है, था 0011, राइट? ठीक है, या ये चलो 1112 कर देते हैं, शायद इसकी सेंस ज़्यादा बने। तो इस स्टोरेज के अंदर 1112 स्टोर हो गया है, तो अब यहाँ से कौन सी वैल्यू रिटर्न हो रही है? 1112। 1112। वो 1112 यहाँ पे आपको अवेलेबल होगी, और ये किसको जा रही है, ये जो वैल्यू अब रिटर्न हुई है, तो नम 1 को। नम 1 को। याद रखिए ये आपका मेन कोड है, ये आपका मेन कोड है जो नीचे दिया हुआ है ना। तो इस मेन कोड में से आपने इसको कॉल किया है, जब इस फंक्शन को कॉल किया है तो सीपीयू ने जाके ये इस फंक्शन की बॉडी में जो भी कोड था वो एग्जीक्यूट किया है। ये कोड एग्जीक्यूशन के अंदर एक वैल्यू रिटर्न हो रही है जो आपने प्रीवियसली इनपुट करवाई थी, यही है ना? ये हाँ जो जी। रिटर्न, ये वैल्यू जो है 1112 की, अब वो वैल्यू रिटर्न होके किसको मिल नम 1 में जाएगी? नम 1 को मिल नम 1 जाएगी। को। क्या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं? क्या यहाँ पे आप एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं? ऑल्दो इसकी कोई कॉमन सेंस नहीं बन रही कि फ़ोन के अंदर आप +1 क्यों करेंगे, बट क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है 1112, उसके अंदर लेट्स से हम 1 ऐड करेंगे, और अब जो रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट को हम क्या करेंगे? नम 1 में स्टोर कर दें। तो बिल्कुल ऐसा भी पॉसिबल है। इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू रिटर्न करे आप उसको आगे किसी और मैथमेटिकल इक्वेशन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। गॉट इट। और अगर हम इसी चीज़ को प्रोसीजर में लिखें तो क्या आउटपुट होगा उसका मेन कोड? नहीं, प्रोसीजर में आप करना क्या चाह रहे हैं? प्रोसीजर में मैं यही लिखना चाह रहा हूँ कि मैं इनपुट लूँ यूज़र से। अच्छा ओके, तो हम एक प्रोसीजर बना लेते हैं जल्दी से, जिसका नाम हम प्रोसीजर इनपुट नंबर रख लेते हैं, ठीक है? और अब की बार इस प्रोसीजर को हम कोई भी वो पैरामीटर पास नहीं करते, ओके? ओके, और अब हम यहाँ पे अपनी हमने लॉजिक लिखनी है। मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए, एक ही स्क्रीन में सब कुछ नज़र आए। ओके, यहाँ पे जो मैं प्रोसीजर लिख रहा हूँ इसको मैं कोई पैरामीटर नहीं देता, बल्कि इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मेरे मेन कोड के अंदर मैंने डिक्लेयर कर दिया है num1, num2 को। ये मेरे ग्लोबल वेरिएबल्स हो गए, ऐसे ही हो गया ना? जी। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे इनपुट num1 कर रहा हूँ और इनपुट num2 कर रहा हूँ, इनपुट num1 कर रहा हूँ, लेट्स क्या कर रहा हूँ, इनपुट नम 1। तो इसको पैरामीटर पास कर देते हैं, ठहर जाए ये, वरना क्योंकि हमारे पास दो मुख्तलिफ स्टोरेजेस हैं जिनको हम वैल्यूज हैं, तो इसको हम एक वैल्यू दे देते हैं। तो अब मैं इनपुट किस में करवा रहा हूँ? इंटीजर। हाँ, इसको एक इंटीजर वैल्यू आ रही है, नहीं बल्कि इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, विदाउट पैरामीटर रहने देते हैं, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। और यहाँ पे हमारे पास इनपुट num2, दो ही स्टोरेजेस थी ना, जी। दोनों को हमने इनपुट करवा दिया। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, कॉल इनपुट नंबर, ठीक हो गया? जी। अब ये मेन कोड वही काम कर रहा है, मगर अब प्रोसीजर की मदद से आपने कॉल प्लेस की, इसने कोई वैल्यू तो रिटर्न नहीं करनी है, प्रोसीजर है, इनपुट नंबर का प्रोसीजर कॉल हुआ, उसने आपकी ये जो दोनों स्टोरेजेस हैं num1 और num2 दोनों ग्लोबल है, उनको इस्तेमाल किया प्रोसीजर ने, num1 के अंदर इनपुट करवा दी, num2 के अंदर इनपुट करवा दी, काम बन गया ना आपका? नहीं, तो यहाँ पे मेन कोड में आउटपुट होगा इनपुट नम 1 एंड इनपुट नम 2। आउटपुट का क्या मतलब हुआ? स्टोरेज में पड़ी आउटपुट वैल्यू मतलब आउटपुट करवाना चाह रहे हैं? नहीं, जब आपने किया कॉल इनपुट नंबर तो यहाँ पे ये देखो यूजर को यहाँ पे यूज़र को कुछ नहीं नज़र आना, आपने एक कॉल प्लेस किया, कोड इधर चला गया, सही है। इस कोड के अंदर क्या हो रहा है, वो यूज़र को कह रहा है एक वैल्यू इनपुट करो। अगर आप यहाँ पे कोई आउटपुट वाला मैसेज लिखेंगे तो वो यूज़र को नज़र आ जाएगा, एंटर num1, ठीक है, और यहाँ पे आउटपुट एंटर num2 नज़र आ जाएगा।
ठीक हो गया। अब देखिए ठीक है। ये जो यहाँ पे अगर आउटपुट की स्टेटमेंट है प्रोसीजर के अंदर तो कुछ आउटपुट नज़र आएगी ना, अगर ये नहीं दी हुई तो नहीं नज़र आएगी। ठीक है, सही है। डू यू got it। अंडरस्टैंड? मुझे लग रहा है आप बाय डिफ़ॉल्ट ये एज्यूम कर रहे थे कि यहाँ पे अगर आउटपुट स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई कोई भी, तो आप ये एज्यूम कर रहे थे कि जो इनपुट हो रही है वो वैल्यू खुद से आउटपुट भी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता। हाँ जी, मैं ये नहीं, हाँ, assume नहीं कर नहीं, रहा ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ ये था। इसका ये फंक्शन में हो रहा था ना, लेकिन नहीं, फंक्शन में भी नहीं हो रहा था। ये आपका फंक्शन ये ऊपर लिखा हुआ है, इसमें कहाँ पे कोई आउटपुट स्टेटमेंट नज़र आ रही है आपको यहाँ पे? नहीं, आउटपुट स्टेटमेंट नहीं, लेकिन 1122 तो हो यहाँ नहीं पे नहीं, मेन कोड में वो जाके आउटपुट आपको होगा। मॉनिटर पे नहीं नज़र आएगा। आपने यूज़र से इनपुट ली है, उसने 1122 कीबोर्ड से टाइप किया, वो कौन सी स्टोरेज में चला गया है? एक्स में। आपने उसको आउटपुट का तो नहीं कहा है। यूज़र ने जो हाँ कीबोर्ड से टाइप किया वो उसने किधर स्टोर कर दिया है? एक्स के अंदर कर दिया है। X में, सही है। और उसने यहाँ से एक वैल्यू रिटर्न कर दी है, जो वैल्यू वो रिटर्न कर रहा है वो भी आपको नज़र नहीं आ रही है। ठीक है। वो वैल्यू अगर आपको मेरा पुराना कोड याद हो जो मैंने लिखा हुआ था, वो कुछ इस तरह का था कि वो num1 को मिल रही थी। हाँ जी। num1 को एक वैल्यू मिल रही थी इस तरह की, गेट num फ्रॉम यूज़र। यही था ना हमारे फंक्शन का नाम? नाम ही था या नंबर था? नंबर लिखा हुआ था। नंबर लिखा हुआ था। तो इसको गेट नंबर फ्रॉम यूज़र। अच्छा, अब वहाँ से रिटर्न हुई थी एक वैल्यू, वो वैल्यू जो रिटर्न हुई है वो आके num1 में स्टोर होगी। आपको आउटपुट में तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। कहीं पे आपको आउटपुट की स्टेटमेंट नज़र आई है? नहीं। नहीं है। तो इस वजह से वो आउटपुट में नहीं नज़र आएगा आपको। num2 भी इसी तरह होगा, ठीक है, अनलेस हम खुद से आउटपुट करवाएं। नंबर फ्रॉम यूज़र, अगर आप इसके बाद खुद से देखना चाहते हैं कि num1 के अंदर कौन सी वैल्यू आई है तो आप करवा लें आउटपुट num1 num2, अब आउटपुट होगा। ठीक है ना? अब मुझे इसका थर्ड पॉइंट बता लेने दें। जो आपकी कंफ्यूजन है वो ये है कि अगर हमें नंबर नज़र ही नहीं आएगा तो फ़ायदा क्या है? तो उसका जवाब ये है कि अगर आप नंबर देखना चाहते हैं तो अपने कोड में आउटपुट की स्टेटमेंट लगा दें। ये तो आपने सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देनी है ना कि जब नंबर आ जाएगा तो मुझे उसको आउटपुट भी करके दिखा दो कि num1 में कौन सी वैल्यू आई है, num2 में कौन सी वैल्यू आई है। आप इसको ज़्यादा मीनिंगफुल भी बना सकते हैं, इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं। ये भी हमें आता है, आउटपुट स्टेटमेंट हम इस तरह कर सकते हैं ना, कुछ कॉपी पेस्ट हो जाता है। आपको शायद समझ आ रही है? हाँ जी, अब आ गया सर। तो ये आपने देखिए सारी लॉजिक, फिर याद रखिएगा सीपीयू एक हार्डवेयर की चिप होती है। अब वो मटेरियल है, वो कार्बन है, सिलिकॉन है, इस मटेरियल से बनी होती है। क्या कार्बन सिलिकॉन खुद से सोच सकता है? नहीं सोच सकता है। आपने उसको लॉजिक दिया, आपने उसको कहा है कि एक स्टोरेज num1 होनी चाहिए, एक स्टोरेज num2 होनी चाहिए, एक लूप होनी चाहिए जो आई की मदद से कंट्रोल हो रही है। यहाँ पे नेक्स्ट आई लिखा होना चाहिए था वैसे। और फिर मेरे पास, मैं num1 के अंदर वैल्यू कहाँ से ले रहा हूँ? इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। और फिर वो फंक्शन भी ऊपर आपने डिफाइन किया हुआ है कि वो फंक्शन का बिहेवियर क्या होगा, वो भी आपने लिखा हुआ है। आपको समझ आ रही है? तो सारी लॉजिक आप बिल्ड कर रहे हैं। कंप्यूटर को खुद से कुछ नहीं आता। आपने उसको 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शंस दे के कि एक स्टोरेज एक्स के नाम से बनाओ, उसके अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी, फिर उस स्टोरेज के अंदर यूज़र से इनपुट लो, एक्स के अंदर स्टोर करवाओ, और फिर वो जो स्टोरेज में पड़ी वैल्यू उसको रिटर्न कर दो। ये सारी लॉजिक आपने थ्रू कमांड्स उसको दी है, तो वो इसको एग्जीक्यूट कर पाएगा। होपफुली आपको समझ आ गई बच्चों। एनीबॉडी एल्स हैज एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क। सर मेरा एक सवाल था। जी जी पूछिए। अगर हम सारे प्रोसीजर्स और फंक्शंस लिखते हैं मेन कोड से पहले, हाँ तो अगर हमने मेन कोड में कोई वेरिएबल्स डिक्लेयर वगैरह किए हैं तो पैरामीटर्स इस्तेमाल किए बगैर क्या हम वो वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं प्रोसीजर के? अगर हमने कोई फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स हैं वो हमने मेन कोड से पहले करने होते हैं डिफाइन सारे, हाँ ठीक है। ये तो होगा। अगर हम मेन कोड में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, हाँ वेरिएबल बनाते हैं, हाँ और अब हमने उस वेरिएबल को उस फंक्शन या प्रोसीजर के अंदर यूज़ करना है, तो हम पैरामीटर्स के बगैर यूज़ कर सकते हैं? हाँ, तो किया है ना हमने, किया नहीं है? मैंने आपको करके दिखाया था वो ये जो मैंने प्रोसीजर बनाया था, ये प्रोसीजर कोई पैरामीटर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है।
ठीक है। तो अगर पैरामीटर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे तो फिर ये कौन सी स्टोरेजेस के साथ डील करेगा इसको, तो अब इसकी अपनी कोई स्टोरेजेस हमने बताई नहीं है। कोई यहाँ पे मैंने अंदर कोई डिक्लेरेशन की हुई है, नहीं, इसका मतलब है इसकी लोकल स्टोरेज भी कोई नहीं है। तो फिर ये num1 और num2 के अंदर इनपुट कैसे कर पा रहा है? ये वो पहले से डिक्लेयर्ड है मेन। क्योंकि वो मेन कोड के अंदर एज ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड है। अभी क्लियर? यस। आपके और कोई क्वेश्चंस हैं? नहीं, अच्छा, मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो भाग चुके हैं कि नहीं भाग चुके? लीव, बस हम तो ये आगे पास। चलिए, जिनको आपको समझ आ गई है बच्चों। जी, शाहिर, यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस? नहीं सर, आगे समझ। मुझे सिर्फ ग्लोबल लोकल वेरिएबल का ये था कि अगर कोई भी वेरिएबल एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल हुआ हुआ है मेन कोड के अंदर हाँ। या ओवरऑल कोड के अंदर, तो उसको हम ग्लोबल वेरिएबल बोलेंगे। नहीं, ग्लोबल वेरिएबल वो होता है जो हर जगह से एक्सेस किया जा सकता है। एक दफ़ा आपने हर उसको जगह मेन से कोड में access किया डिक्लेयर जा कर दिए तो प्रोसीजर के अंदर भी यूज़ हो सकता है, फंक्शन के अंदर। आपको फिर उसको अलहदा से प्रोसीजर के अंदर डिक्लेयर नहीं करना पड़ता ना। ठीक है, और लोकल वो होगा जो सिर्फ एक बार इस्तेमाल होगा। नहीं, लोकल वो है जो उस फंक्शन के अंदर ही अवेलेबल है, उस प्रोसीजर के अंदर ही अवेलेबल है। अगर आप उसको फॉर Main एग्जांपल code में मेन नहीं कोड से इस्तेमाल कॉल होगा। करने की कोशिश करेंगे, उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, वो आपको एरर आएगी डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होता। डायरेक्टली। हाँ, वो अपनी उसी फंक्शन या प्रोसीजर के अंदर। ठीक है, सही। सर जी, जो लूप कंट्रोल वेरिएबल्स होते हैं वो भी लोकल होते हैं? आप देखिए यार, ये थोड़ा सा ना ट्रिकी होता है। आप मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो मुख्तलिफ होता है। पर मैं आपको ये बता सकता हूँ जल्दी से, जो एक हमारी बुक के अंदर सिलेबस के अंदर ये मेंशनड ही नहीं है। हमारे सिलेबस के अंदर फंक्शंस और प्रोसीजर्स जो हैं उनके हिसाब से लोकल वेरिएबल्स जो है ना वो मेंशनड है। तो अगर मैं यहाँ पे ये कर दूँ ना, एक डिक्लेयर कर दूँ लेट्स से w एज एन इंटीजर, तो ये वाला w टेक्निकली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दुनिया में चलती हैं ये सिर्फ इस फॉर लूप के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो ये फिर टेक्निकली क्या हो गया, लोकल हो गया, ग्लोबल हो गया? लोकल। लोकल हो गया। हमारी बुक में वैसे इससे रिलेटेड कोई चीज़ लिखी नहीं हुई है। या अगर कोई यहाँ पे मैंने इफ़ स्टेटमेंट बनाई है, इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर देन 49, तो फिर मैं यहाँ पे इस इफ़ स्टेटमेंट के अंदर कुछ डिक्लेयर कर रहा हूँ, डिक्लेयर z एज इंटीजर। तो ये सिर्फ इस इफ़ वाले ब्लॉक के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। डू यू अंडरस्टैंड? जी, तो ये भी टेक्निकली लोकल होता है। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को देखें, हमारे सिलेबस के अंदर कुछ चीज़ एक्सप्लिसिटली डिफाइंड नहीं है इस लिहाज से। फंक्शंस और प्रोसीजर्स के ऊपर ही उसने जोर दिया हुआ है कि उसके अंदर जो डिफाइन होंगे वो लोकल है। पर अगर लूप के अंदर भी डिफाइंड हो या किसी इफ़ एल्स क्लॉज के अंदर भी डिफाइंड हो, वो सिर्फ उधर ही इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वो भी लोकल होता और है। जो ये i equals to 1 to 5 है, तो टेक्निकली आप इसको आम तौर पे ये जो है मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर ये लोकल ही कंसिडर होता है, अनलेस आप इसको यूँ कर लें कि आप यहाँ पे कॉमा आई एज इंटीजर डिक्लेयर कर दें। अब यही आई आप किधर इस्तेमाल कर रहे हैं? इधर इस्तेमाल कर रहे हैं। सही है, गॉट इट। अच्छा, दूसरा मेरा ये सवाल था कॉल कि खत्म हो जाएगी, कॉल खत्म। कोई बात नहीं, पूछ लें जल्दी।